आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो इंटर्नशिप को। आप लोगों को डॉक्टर बाबू करके ही पुकारेंगे। कोई जब बच्चा आपके हाथ में मारा जाता है, और आपके हाथ में मैं नहीं कहूंगा, आपके कोशिशों के बाद भी कोई बच्चा अगर आपके सामने, तो सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि भैया हर्ष क्या है लेबर होने में, अगर आपको पैसा मिल रहा है 30,975। लेकिन हर्ष यही है कि आप लोग जब स्टूडेंट रहोगे ना, यू कैन स्किप योर क्लासेस, यू कैन बंक योर क्लासेस, दोस्त को बोल सकते हो कि भाई थोड़ा प्रॉक्सी दे दे। लेकिन जब आप लोग इंटर्नशिप में जाओगे ना, दोस्त भी कहेगा भाई मेरा ड्यूटी कर दे, एंड दूसरे से रिप्लाई आएगा कि भाई मेरा आज बहुत सर दर्द है, मेरा बहुत ड्यूटी है, आज मैं नहीं कर सकता हूँ। दिस इज द रूडेस्ट ट्रूथ। आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो इंटर्नशिप को। एंड ऑब्वियसली इंटर्नशिप में जो मजा आप लोगों को है, एंड इंटर्नशिप इज द मोस्ट वर्सटाइल पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी क्लिनिकल डिपार्टमेंट में इन एक्सपोजर मिलेगा। एंड ऑब्वियसली आप लोग पीछे किसी सब्जेक्ट में करो, आप लोग पीडियाट्रिक्स में कर सकते हो, आप लोग सर्जरी में कर सकते हो, गायनी में कर सकते हो, मेडिसिन में कर सकते हो, वॉट एवर यू विल चूज इन योर पीजी। बट इंटर्नशिप में आप लोग सभी सब्जेक्ट के डॉक्टर्स हो, सभी डिपार्टमेंट में आप लोगों को डॉक्टर बाबू करके ही पुकारेंगे। यही है इंटर्नशिप का सबसे बड़ा अचीवमेंट। एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हो, बहुत सारे लोग कह रहे हो कि भैया आपने तो कहा था रेगुलर इंटर्नशिप का ब्लॉग आएगा, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भैया आप लोग डिटेल्स में बताओ कि इंटर्नशिप में वार्ड में होता क्या है। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहां पर मैंने टोटली कैप्चर किया है टोटल 3 वीक्स में वार्ड में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया इन पीडियाट्रिक्स। लेकिन उससे पहले 2-3 इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है पीडिया, जो वर्ड है ये आया है 2 ग्रीक वर्ड से। वन इज पायस, जिसका मतलब है चाइल्ड, अनदर वन इज इयाट्रोस, जिसका मतलब है हीलर, मतलब बच्चे लोगों को जो हील करते हैं, दोस आर पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिक वार्ड में मेरा ड्यूटी था 3 वीक्स का, जिनमें से 1 वीक मुझे बिताना पड़ा एसएनसीयू में, मतलब सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट और सिक नियोनेट केयर यूनिट। तो पहले ही बता देता हूँ हु आर न्यूबॉर्न और एसएनसीयू में कौन कौन से बच्चे लोग ट्रीट होते हैं। एसएनसीयू में जनरली ट्रीट होते हैं अप टू 1 मंथ, मतलब अप टू 30th डे ऑफ देयर लाइफ। ये सब बच्चे लोग ट्रीट होते हैं एसएनसीयू में। ये सब बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड में ट्रीट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें पड़ता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग पीडियाट्रिक वार्ड में जनरली कौन कौन से बच्चे एडमिट होते हैं जो 1 साल के ऊपर होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आते हैं, न्यूमोनिया में आते हैं, दूसरे किसी ना किसी प्रॉब्लम में आते हैं इन पीडियाट्रिक वार्ड। एंड जनरली और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, मेडिसिन में जो आप लोग डोज देखते हो उसके हिसाब से पीडियाट्रिक में जो डोज होता है अप टू 12 और 13 इयर्स ऑफ एज, वो होता है हाफ डोज। एंड पीडियाट्रिक में बॉडी वेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बॉडी वेट को हम लोग प्रायोरिटाइज यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि पर केजी हिसाब से हम लोग यहाँ पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इन पीडियाट्रिक्स, लेकिन मेडिसिन में हम लोग फुल डोज यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पीडियाट्रिक वार्ड में कौन कौन सा अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरा है। एंड कुछ ना कुछ तो छोटा खाटा पूरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आई हैव, क्योंकि एक बच्चा ऐसा था जिसका माँ का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया बोथ कंडीशन थे, एंड हार्ट अटैक भी हुआ था उस माँ का। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आया तो आई was giving CPR entirely, मैं CPR दे रहा था, एड्रेनालिन पुश किया, टोटली नियोनेटल रिससिटेशन मैंने किया। लेकिन एट लास्ट 2 से 3 घंटा बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उसके अंदर से। हाँ, पीडियाट्रिक्स जैसा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा ब्रांच है, दैट्स नाइस, लेकिन अच्छे में भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जहां पर आप लोगों को बुरा तो लगता है। सभी पेशेंट को आप लोग बचा नहीं सकते हो। कोई बुजुर्ग इंसान अगर आपके सामने मारा जाए आपके एफर्ट के बाद भी, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ आई कैन एक्सेप्ट कुछ हद तक। लेकिन कोई जब बच्चा आपके हाथ में मारा जाता है, और आपके हाथ में मैं नहीं कहूंगा, आपके कोशिशों के बाद भी कोई बच्चा अगर आपके सामने ऐसा कोलैप्स होता है, तो वो देखना बहुत पैथेटिक होता है। सीनियर्स को भी देखा है एंड मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि दुख होता है, रात को नींद नहीं आता है, एंड किसी ना किसी जगह पे एंजाइटी फील होता है। तो चलिए एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं एंड आपको बताते हैं पीडियाट्रिक्स का एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंटर्नशिप के शुरुआत में जो काम आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ता है वो होता है रिक्विजिशन लिखना एंड उसके साथ ब्लड ड्रॉ करना।
बच्चे का ब्लड ड्रॉ करना बड़े लोगों से ज़्यादा कठिन है। इसका एक ही रीज़न है कि बच्चे लोग बहुत फुदकते हैं एंड ऑब्वियसली जब ब्लड लेने के टाइम पे आप लोग देख ही सकते हो कितना रोते हैं बच्चे लोग। ऑडियो ऑफ किया है लेकिन यहाँ पर और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली टफ काम है बच्चों का चैनल करना, क्योंकि बच्चे का वेन इतना अच्छा से प्रोमिनेंट नहीं होता। सो हमें वेन से ब्लड कलेक्शन करना होता है, कभी कभी चैनल करना पड़ता है एंड चैनल के लिए हम लोग जनरली वायलेट कलर का चैनल और येलो कलर का चैनल यूज़ करते हैं। तो 2 वीक्स मेरा आईपीडी और पीडियाट्रिक वार्ड कंप्लीट होने के बाद मेरा स्टार्ट हुआ एसएनसीयू। एसएनसीयू है हमारे ओल्ड हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर में। एंड एसएनसीयू का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। मतलब जो बर्थ से 30 डेज के अंदर अगर कोई तबीयत खराब होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्रॉम बर्थ टू अप टू 30 डेज, उनको ट्रीट किया जाता है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में, जहाँ पर हमें टोटली स्क्रब पहन के रहना पड़ता है एंड चप्पल भी चेंज करना पड़ता है एंड फुल्ली स्टेरिलाइज स्क्रब, और हमें वहाँ पर एप्रन पहन के रहना पड़ता है क्योंकि वो जोन जो है टोटल स्टेरिलाइज्ड है। इवन वी हैव टू वेयर मास्क एंड कैप। तो ड्यूटी के स्टार्ट में ही हमें पहले नोट लिखना पड़ता है एक खाते पे, जहाँ पर हमें सभी बच्चे लोगों का नाम, उनका एज, उनका वेट, वो बिग बेबी है और लो बर्थ वेट है और उनका एक्स्ट्रा लो बर्थ वेट है, ये सब कुछ एसेस करना पड़ता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखना पड़ता है एंड इससे ही हमारा ड्यूटी का स्टार्ट होता है। सभी नोट लेने के बाद हमारा स्टार्ट होता है राउंड एंड उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है वो देखना पड़ता है, जो हम लोग आगे कुछ पार्ट्स में देखेंगे। एंड यू कैन सी द एंटायर सेटअप ऑफ एसएनसीयू। हमारे कॉलेज में एसएनसीयू और सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट ऐसा ही दिखता है एंड ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा ही दिखता है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में। ये एसी है, पूरा सेंट्रल एसी, बहुत बढ़िया तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सब इमरजेंसीज में कुछ इमरजेंसी ड्रग प्रेजेंट होते हैं, इंजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वायर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लगभग है एंड दिस इज़ द इमरजेंसी ऑफ एसएनसीयू। वी हैव टू डू अ सीबीजी नाउ एट दिस पेशेंट एंड यहाँ पर बीएचडी से कुछ गिरा पड़ा हुआ है। वी हैव टू टेक सम इक्विपमेंट्स फॉर दैट। सो दिस इज़ द सीबीजी मशीन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंड दिस इज़ द जिसे सीबीजी हम लोग जांचते हैं एंड ये है हमारा पिन जिसे हम लोग प्रिक करते हैं और नीडल एंड बच्चे के यहाँ पर साफ करके यहाँ पर हमें ये डालना पड़ेगा, प्रिक करना पड़ेगा। तो जनरली बड़े एंड बूढ़े लोगों में फिंगर टिप में प्रिक किया जाता है फॉर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, लेकिन बच्चों में किया जाता है हील पे क्योंकि बाकी जगह का स्किन सेंसिटिव होता है एंड डेलिकेट होता है। तो यहाँ पर पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया था एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जो आप लोग बाजू में देख सकते हो इन दिस पोस्टर। तो ये आप लोग देख सकते हो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ये फॉर्म, यहाँ पर कुछ इंडिकेशन फॉर एडमिशन, ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड फाइनल डायग्नोसिस, ये कुछ हो सकता है ना। अगर इनमें से होता है तो यहाँ पर हमें एडमिशन करना पड़ेगा। ये होता है मदर्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग लेबर, बेबीज इंफॉर्मेशन एट बर्थ, जनरल एग्जामिनेशन, ये आप लोग देख सकते हो एंड इस फॉर्म्स एंड इसके थ्रू हमें सब कुछ करना पड़ेगा। Here you can see the redness of face. Here you can see the blanching, the whiteness, और जो white आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द ब्लांचिंग एंड दिस इज द ऑलरेडी। यहाँ पर फोटोथेरेपी हमें लगेगा, डबल सरफेस फोटोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पर अगर पैर आप लोग देखोगे ऑलरेडी ऑरेंज कलर हो रहा है इसका एंड जब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ज़ोर से ये देखिए वाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एकमात्र ये 10 दिन का एक बच्चा है, 10 दिन का बच्चा में डबल सरफेस फोटोथेरेपी इज़ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर जॉन्डिस ऑलरेडी 15 मिलीग्राम पर डी पर चल रहा है। तो वो वाला पेशेंट तो नियोनेटल जॉन्डिस का पेशेंट था एंड ऑब्वियसली यहाँ पर चल रहा है फोटोथेरेपी, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोथेरेपी और डबल सरफेस फोटोथेरेपी। एंड फोटोथेरेपी का मेन मोटो होता है जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको एक्सक्रीटेबल फॉर्म में लाकर वो, ताकि यूरिन से पास हो जाए न्यूबॉर्न के अंदर से, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा बिलिरुबिन एक न्यूबॉर्न के अंदर रहता है तो वो कार्निक स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है और मेंटल जो रिटार्डेशन वो भी कर सकता है। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा
न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में पढ़ा जा सकता है। सर ने एक बुक दिया था जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस FBNC, जो मैं थोड़ी देर पढ़ रहा था। पहले सोचा था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो पढ़ने के टाइम पे पता चला कि दिस इज अ टोटल इंटायर वास्ट टॉपिक जो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा पढ़ा एंड वहाँ पर कुछ चार्ट्स थे जो आप लोग साइड में देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द बिलिरुबिन नोमोग्राम इन न्यूबॉर्न। बात चैनल करना पड़ता है एकदम न्यूबॉर्न बच्चे के ऊपर जिसका कोई भी वेन प्रोमिनेंट नहीं था, बट एट लास्ट एक वेन मिला जो है एंटीरियर टिबियल वेन, जिससे बहुत अच्छी तरह से चैनल हो पाया। बच्चे लोगों का चैनल करने के टाइम पे सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है कि स्किन बेंड करना पड़ता है, हड्डी भी बेंड करना पड़ता है, लेकिन डर लगता है कि अगर ज़्यादा बेंड हो जाता है तो अगर बाई चांस टूट जाए। लेकिन वहाँ पर नर्स दीदी एंड डॉक्टर्स लोगों ने कहा, कैंसर लोगों ने कहा ऑब्वियसली, कि बच्चे का जो भी बेंड करो मतलब बॉडी पार्ट, वो इतना आसानी से फ्रैक्चर होने का चांस कम है। एंड इसके ऊपर बेस करके ही और एक सक्सेसफुल चैनल मैंने कर दिया सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में। दिस इज अ पेशेंट, मतलब ये जो बच्चा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिस इज कैपुल सक्सिडेनियम एंड ये मूवेबल है। मतलब ये सूचर लाइन्स अगर मैं यहाँ से एक मान लूँ ये मूवेबल है, लेकिन सेफालोमेटोमा मूवेबल नहीं होता। एंड बच्चा का हेड का साइज़ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये 72 आवर्स टू 7 डेज़ के अंदर ये ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसके बाद एक बच्चा देखने को मिला जिसका चेस्ट रिट्रैक्शन प्रेजेंट था। चेस्ट रिट्रैक्शन जनरली देखा जाता है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो चेस्ट रिट्रैक्शन कैसे होता है। जनरली जो होता है मेनली स्टार्नम एंड जो दूसरे कॉस्टल मार्जिन से वो अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चेस्ट रिट्रैक्शन, जो बहुत ज़रूरी होता है MBBS में। तो एसएनसीयू में एक बहुत अच्छे सर मिले थे जिन्होंने एसेस करना सिखाया कि न्यूबॉर्न को कैसे एसेस किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर फ्रंटनल ओपन है या नहीं है। अगर एंटीरियर फ्रंटनल ज़्यादा ओपन होता है तो वो प्रीटर्म हम लोग कह सकते हैं और हम लोग अंदाज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेस्प रिफ्लेक्स, उसके बाद देखते हैं सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स, जो आप लोग अगर गूगल में सर्च करोगे तो डिटेल्स में जान जाओगे अगर आप लोग फाइनल ईयर में नहीं हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बच्चा प्रीटर्म है और टर्म। ऐसे जो मैं हाथ खींच रहा हूँ ना, अगर ये हाथ का एल्बो मिडलाइन क्रॉस कर जाता है तो देन द बेबी इज प्रीटर्म, एंड मिडलाइन अगर नहीं क्रॉस करता है तो देन द बेबी इज नॉट प्रीटर्म। एंड टो अगर हेड को टच करता है तो भी वो प्रीटर्म हिसाब से कहलाया जाएगा। में जो बहुत ही कम टाइम होता है उस टाइम पे मैंने ये भी सीखा है, अगर कोई बच्चा लेथर्जेटिक लुक लेके आता है एंड अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होता है तो कैसे कैनुला देते हैं, कैनुला का फ्लो कितना होता है जनरली, एंड ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन हुड कब दिया जाता है, ये बाजू में एक पिक्चर में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड अगर कोई बच्चा रो नहीं रहा है तो हम लोग पहले सक्शन कर लेते हैं, लेकिन सक्शन करते हैं पहले सक्शन कैनुला इंट्रोड्यूस करते हैं पहले नाक में, उसके बाद मुंह पे, ताकि एस्पिरेशन होने का चांस घट जाए बहुत। And we will show the Morrow's reflex. एबार नीचे থেকে ফোকাস কর। So you can see at first the baby do the extension and abduction of the limbs, and then he or she do the adduction and flexion. This is called the Morrow's reflex, and साइड में सब डिटेल्स दिया हुआ है Morrow's reflex के बारे में। तो अगर किसी बच्चे का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और उसके एल्वियोलाई फॉर्म नहीं हुआ है अच्छे से, तब हम लोग यूज़ करते हैं सीपैप। जनरली यहाँ पर हैंडमेड वे में कैसे सीपैप यूज़ किया जाता है ये एक पीजीटी भैया से मैं सीख रहा था, एंड आप लोग देख ही सकते हो नॉर्मल सलाइन से हम लोग ऑक्सीजन पास करके सीपैप कैसे बना सकते हैं। सीपैप का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से बचाता है। तो एडल्ट से बच्चे लोगों का और न्यूबॉर्न का सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो आईवी फ्लूइड चलाया जाता है ना, वो जनरली डिक्सट्रोस चलाया जाता है और डीएनएस चलाया जाता है। एंड यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर फ्लो रेट होता है 60 ml पर kg पर 24 आवर। तो ऐसे देखते देखते ही 3 वीक्स मेरा गुजर गया पीडियाट्रिक वार्ड में, जहाँ पर लास्ट वीक मेरा था सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। लेकिन एक चीज़ बताना है कि पीडियाट्रिक वार्ड छोड़ते छोड़ते सबसे बुरा जो लगा कि आई विल मिस द स्माइल ऑफ दैट बेबीज। मतलब
बच्चे लोगों को जब आप लोग ठीक कर देते हो ना, जब आप लोग अटैच हो जाते हो, तो वो जो आपको देख के स्माइल देता है ना, वो इमेंस होता है। एंड आज से भी इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलता है और कुछ वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।